अब चैप्टर 4 में हम हवा के बारे में जानेंगे। हवा मतलब हमारे धरती पे कैसी है। अब हमें पिछले चैप्टर में हमने देखा कि इस तरीके से जो हवा है, जो अर्थ के सरफेस पे एक ब्लैंकेट की तरह फैली हुई है। जो हवा है अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है मान लीजिए, तो एक एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास। इस एटमॉस्फेयर को हवा का ब्लैंकेट कहते हैं। तो ये जो एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो एटमॉस्फेयर, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये ना हो तो अर्थ का सरफेस बिल्कुल बंजर होगा। मतलब एक जो मार्स का सरफेस है, एक तरीके से हम देखते हैं वहाँ लाइफ फॉर्म बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जो मार्स में है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। सन की जो हार्मफुल रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए रेस, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए उसके सरफेस पे कुछ जीवन नहीं है। अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से तो रोकती ही है और हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ब्रीथ करने के लिए। तो एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना है, हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 78% तो नाइट्रोजन होता है, कि टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है, और 21% ऑक्सीजन होती है, जो हमें अपने जीवन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने और प्लांट्स के हर तरीके के जीवन के लिए। अब जो हमने पहले वाले चैप्टर में नहीं देखा कि 0.93% अराउंड अराउंड 1% एरागॉन होती है गैस। एरागॉन गैस हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करती है, मुश्किल क्रिएट करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। ये हीट को कैप्चर कर लेती है और हीट को बहुत देर तक कैप्चर कर सकती है, और जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर सकती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ के जो हीट है उसको कैप्चर कर लेती है, और ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम का जो सबसे बड़ा थ्रेट है, एनवायरमेंटल थ्रेट जिसे कह सकते हैं, जो हमें जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये जो कंपोजिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, हम किस तरीके से अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उससे बढ़ा रहे हैं। नाइट्रोजन अबंडेंस है, मतलब भर 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 के पड़ा हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन है 21%। हमने क्लास 6 में देखा था कि जो हवा अगर गर्म होती है तो वो एक्सपांड होती है, तो जो चीज़ ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। अगर गर्म हवा जो यहाँ प्रेजेंट है, वो गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये जगह जो है वो खाली हो जाती है। तो इस जगह को भरने के लिए एक्चुअल में आसपास की जो ठंडी हवा है, मान लीजिए ये ठंडी हवा आसपास है, तो ये जगह खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए सडनली यहाँ रश करेगी। तो इस जो रश है इससे एक्चुअली हवा का मूवमेंट बनता है, किस तरीके से हवा बहती है अपने हमारे एनवायरनमेंट में। जिस तरीके से हमने देखा कि नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली हमारे प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किसी बैक्टीरियाज की मदद से जो रूट सिस्टम है प्लांट का, वो इस नाइट्रोजन को एडिबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट यूजेबल नाइट्रोजन में, फिर प्लांट उसे यूज़ कर सकता है। तो 78% जो नाइट्रोजन है वो एक्चुअली यूजलेस है, किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो। ये बैक्टीरिया की मदद से इसे यूटिलाइज करता है प्लांट। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंस गैस है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है एक्चुअली, एक लाइफ गिविंग गैस है ये। फोटोसिंथेसिस की मदद से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके प्लांट्स सन रेज की मदद से अपना खाना बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं एक्चुअली। तो हम देख सकते हैं कि एक साइकिल सी बन जाती है। ह्यूमंस CO2 रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसबैलेंस हो गया तो एनवायरनमेंट में एक कंडीशन आ जाएगी जिससे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट अपना खाना बनाती हैं और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो 0.03% है एनवायरनमेंट में, बट हम जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपने मतलब के लिए जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बर्न कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं उनको हम जला रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जो हमारा एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम है किसी भी गैस के बढ़ जाने से बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेवल में रहे, तो जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो ठीक तरीके से काम करेगा।
सेम चीज़ थ्योरी पे लिखी हुई है। ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग न्यूज़पेपर ने कटआउट्स दिए हैं, और जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है और यूएनएफसीसी है, इन लोगों ने कई तरीके से कुछ गाइडलाइंस बनाई है, कुछ पॉलिसीज़ बनाई है जो हर कंट्री को फॉलो करना या तो मैंडेटरी है या तो ऑप्शनल है। तो मोस्टली जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास रहती हैं, या फिर जो भी कंट्रीज़ हैं जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से उनको खतरा है, जो हम देख सकते हैं जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, अगर एनवायरनमेंट गर्म होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो वो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो डूब जाएंगी, तो इनको तो फॉलो करना मैंडेटरी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत वेल्दी कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और ऑस्ट्रेलिया जैसी ये जो कंट्रियां हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, तो इनके लिए तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको टैकल करें। और जो छोटी कंट्रीज़ हैं जो कम जिनकी इनकम है पर कैपिटा इनकम, उनको सपोर्ट करें। हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, हम अलग अलग एट्रीब्यूट के हिसाब से, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो अर्थ का सरफेस है 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ट्रोपोस्फियर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है, तीसरा मीसोस्फियर है, चौथा थर्मोस्फियर है और पांचवा एक्सोस्फियर है। हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। मोस्टली जो हम देखें हैं 4 ही स्फीयर होते हैं, 4 जो अगर हम कैटेगराइज करें, बट यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, तो हमें सारी ही जानना ज़रूरी है। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, और जो अर्थ के सरफेस में होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ का सरफेस है, और माउंट एवरेस्ट ये है 8,848 मीटर ऊंचा, मतलब 8 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा होता है। तो जो ट्रोपोस्फियर है वो एक्चुअली 13 किलोमीटर के आसपास है अर्थ के सरफेस से, और इसी सरफेस में ट्रोपोस्फियर में ही सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। माउंटेन्स हो गए, हम जो भी ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसी लेयर पे होती है। तो जो ट्रोपोस्फियर है, सारी ह्यूमन जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस है वो सारा इसी स्फीयर में होता है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे जो एरोप्लेन है वो उड़ते हैं। जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहीं पे बादल होते हैं, सारी बारिशें यहीं पे होती हैं। तो जो प्लेन है वो स्ट्रेटोस्फियर में चलता है, उसे बारिश से कोई लेना देना नहीं होता। अगर यहाँ पे बैठा पैसेंजर नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ पे उसे बादल ही बादल दिखाई देंगे। अब स्ट्रेटोस्फियर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ओजोन होती है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है एक्चुअली। तो ओजोन क्या करती है, जो इसका सबसे मेन जो मकसद होता है, और जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है जो बहुत हार्मफुल होती है, एक्चुअली किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए बहुत हार्मफुल होती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस धरती पे पहुंच जाती है तो कोई भी लाइफ फॉर्म धरती पे नहीं बचेगा। तो वो जो ओजोन है उसका यही काम है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको रोक देना। अब जो नेक्स्ट स्फीयर है वो मीजोस्फीयर है। अब जो मीजोस्फीयर है ये 80 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड करता है। जो नेक्स्ट जो अर्थ के सरफेस से अगर हम देखें तो ना, अर्थ के सरफेस से नहीं, हाँ एक्चुअली अर्थ के सरफेस से ही 80 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर होता है। मीजोस्फीयर में क्या है, जो भी अर्थ के बाहर से जो आने वाली चीज़ें हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स है, वो यहाँ पे आके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हमें टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो थर्मोस्फीयर, नेक्स्ट जो स्फीयर है थर्मोस्फीयर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर जो चीज़ तेज़ी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, यहाँ टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। ये आयनोस्फीयर का पार्ट होता है। आयनोस्फीयर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जो मीजोस्फीयर होते हैं ये आयनोस्फीयर का पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं एक्चुअली। तो आयंस क्या करते हैं, ये एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। जो हम अर्थ के सरफेस से कोई सिग्नल ऊपर भेज रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई सिग्नल ऊपर जा रहा है, तो मीजोस्फीयर में जो आयंस प्रेजेंट है, आयंस, उससे ये जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। हम किसी अर्थ के दूसरे पार्ट में, किसी और सरफेस में हम सिग्नल पा सकते हैं। तो थर्मोस्फीयर में जो आयनोस्फीयर, उसका काम ये होता है।
इसकी जो हाइट होती है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। तो जैसा कि हमने देखा बहुत सारे सैटेलाइट इसी एरिया में क्या कहते हैं रिवॉल्व करते हैं अर्थ के आसपास। अब जो एग्जोस्फीयर है, एग्जोस्फीयर एक्चुअली फाइनल स्टेज होती है वो 100 किलोमीटर के आसपास जो एक्चुअली जो स्पेस है वो तो एग्जोस्फीयर में थर्मोस्फीयर में शुरू हो जाता है। एग्जोस्फीयर एक छोटा सा एक बहुत थिन लेयर ऑफ एयर बची होती है एकदम अर्थ के बाउंड्री पे। ये बहुत थिन लेयर होती है, यहाँ पे जो बहुत लाइट एयर होती है जो हीलियम है या हाइड्रोजन है यही फ्लोट करती रहती है इन लेयर में। इस तरीके से इन लेयरिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब वेदर एंड क्लाइमेट इसके बारे में जानते हैं। धरती पर जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो किस तरीके का होता है। अब वेदर क्या होता है, वेदर को हम कह सकते हैं या तो वो समय समय पे आवर टू आवर या डे टू डे कंडीशन जो एटमॉस्फेयर का है, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम अगर उसकी अपडेट मिलते रहे तो वेदर होता है वो। वहाँ पे अगर हम किसी वेदर को बोले हॉट और ह्यूमिड है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए वो वेदर हॉट या ह्यूमिड रहेगा, वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जो वेदर है वो अगर हम देखें तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत क्रिकेट में हमने बहुत कॉमन चीज़ देखी है कि अगर बारिश हो जाती है तो बहुत कॉमन है कि जो फैंस हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं कि बारिश हो गई, खेल रुक गया। तो इस तरीके से जो वेदर है, वेदर रिपोर्ट बहुत कॉमन हो गई है आजकल। जो वेदर रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम अपना डे टू डे प्लान चेंज करते हैं, या फिर हमें कहीं जाना है तो हम अपना जो रूटीन है उसको बदल देते हैं, क्योंकि वेदर आने वाले 1 घंटे में ख़राब है तो हम क्यों निकलेंगे भाई। जब मौसम ख़राब होने वाला है तो हम घर में ही रहेंगे। ये जो ब्लू कॉर्नर पे जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे डेटा होता है जो हमें नॉर्मली गलत लगता है बट वो एक्चुअली सही होता है। अगर हम देखें कि जो अर्थ जो सन की जो एनर्जी है वो अर्थ पे कितनी पहुंचती है, तो अगर हम बहुत सरप्राइजिंग डेटा है कि 1 पार्ट ऑफ 200 करोड़, इस तरीके इसे कैसे कहेंगे, मतलब 200 करोड़ में 1 पार्ट जो एनर्जी है वही धरती पर पहुंचती है, और जो सन की जो एनर्जी है। ये बहुत सरप्राइजिंग है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब एक और चीज़ होती है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर कंडीशन लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब अगर हम कहें कि पूरे 1 महीने का अगर हम वेदर रिपोर्ट निकालें और उसका एवरेज निकालें तो वो क्लाइमेट कहलाएगा। क्लाइमेट को हम बहुत लंबे समय का भी ले सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। मौसम गर्म है तो टेम्परेचर हाई होगा, अगर ठंडी है मतलब ठंड पड़ रही है तो टेम्परेचर लो होता है। जो टेम्परेचर है वो यूजुअली दिन और रात में ही बदलता है। दिन में सूरज की जो गर्मी है वो जो अर्थ है उसको गर्म रख देती है, तो वो हमें हीट थोड़ी सी वार्म सी लगती है। और नाइट में क्या होता है कि अर्थ है जो दूसरी तरफ चला जाता है अर्थ के फोकस से, तो सूरज की गर्मी वहाँ मिलती नहीं है, तो वो ठंडा सा लगता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है उस समय। अब टेम्परेचर कितना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन का क्या मतलब है, तो अर्थ ने कितनी जो एनर्जी है वो सूरज की जो एनर्जी कितनी इंटरसेप्ट की है, कितनी कैप्चर की है, उसे इंसोलेशन कहते हैं। अर्थ की जो सन की एनर्जी है बहुत सारी धरती पे गिरती है, कुछ ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, कुछ आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो बहुत कम एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, और अर्थ के सरफेस से भी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर देती की जाती है स्पेस में। तो जितनी अर्थ की सूरज की एनर्जी है अर्थ ने इंटरसेप्ट की है उसे इंसोलेशन कहते हैं। एक छोटा सा फैक्ट है कि सेल्सियस जो है ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, उसे एक एंड्रस सेल्सियस ने खोजा था। अब इसको बहुत कॉमन होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो पानी बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो हम ये 2 चीज़ें हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हर केमिकल जो है, मतलब किसी भी तरीके का लिक्विड सॉलिड गैस है, अर्थ पे प्रेजेंट मटेरियल है, सबका एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ किस तरीके से दिया हुआ है कि अर्थ के जो पोल हैं यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि अर्थ की जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम रेस है वो इक्वेटर के पास ही रिसीव होती हैं, और जो कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच की लाइन है यहीं पे मैक्सिमम जो अर्थ की रेस है यहीं पे गिरती है, जो यहाँ धीरे धीरे आते आते कम होती जाती है। तो यहाँ जो अर्थ के सन की जो इंसिडेंट रेस है बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है।
हम जैसे देखते हैं कि शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। तो ऊंची इमारतों में यूजुअली आदमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो गर्म हवाएं हैं इन सिटीज़ में, वो कैप्चर कर लेते हैं, इससे एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यहाँ इतना ही है। अब एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर को देखेंगे। एयर प्रेशर एक्चुअली जो एनवायरनमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, कितनी गैसेस हैं, कितनी हवा है उसमें, उसका जो प्रेशर होता है अर्थ के सरफेस की तरफ, उसे हम एयर प्रेशर बोलेंगे। जो अर्थ है, मतलब सॉलिड अर्थ यहाँ पे है, इसके आसपास बहुत सारा एनवायरनमेंट है, जो हम एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। अगर हम दूसरी इससे देखें तो एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा होता है। तो जो भी हवा है हमारे आसपास, उसका भी मास होता है। तो उस मास से वो हमें प्रेशराइज करता है, एक एयर प्रेशर बनता है, जिससे हम धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक तरीके से पुश किया जाता है। तो ये हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर होता है, चारों तरफ से बराबर है। अगर किसी एक तरफ से ज़्यादा हो और किसी एक तरफ से कम हो, तो हमें ये एयर प्रेशर है वो फील हो, बट ये चारों तरफ से बराबर है, इसलिए फील नहीं होता। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो हवा है उसका प्रेशर अगर हम देखें धरती की तरफ हो, अर्थ के सरफेस की तरफ हो, उस प्रेशर को हम एयर प्रेशर कहेंगे। हवा के दबाव को धरती की तरफ हो, उसे हम एयर प्रेशर कहेंगे। अब एयर प्रेशर अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा, जो हवा का दबाव है कम होता जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना हमें एयर प्रेशर कम महसूस होगा, हमें सांस फूलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। तो इस तरीके से हम अगर हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं तो प्रेशर भी कम होता जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में बहुत अच्छे से काम आने वाली है। जो हवा अगर गर्म हो जाती है, मान लीजिए हवा गर्म है, थोड़ी सी किसी भी तरीके से, या तो सूरज की गर्मी से या किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हवा गर्म हो जाती है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये खाली जगह है, यहाँ पे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। तो इस लो प्रेशर को एरिया को कवर करने के लिए आसपास की जो हवा है वो बढ़ती है, इससे हवा चलती है। एक्चुअली आंधी तूफान जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। तो हम समझ सकते हैं लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है। अब जो लो प्रेशर बना हुआ है, इससे क्या होता है, लो प्रेशर से जो बादल हैं, जो मॉइस्चर है वो वहाँ पे आने लगता है। तो लो प्रेशर एरिया जहाँ भी बनता है वहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसका अपोजिट क्या होता है, हवा ठंडी होगी तो डेंस होगी, वो हैवी हो जाएगी, तो हैवी होकर वो अर्थ के सरफेस की तरफ जमा हो जाती है। तो जो हाई प्रेशर एरिया है अर्थ के सरफेस पे, वहाँ पे हमेशा क्लियर स्काई और सनी स्काई होगा, सूरज एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया। इससे हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वो आसानी से चीज़ें समझ में आएगी अगर ये वाला कंसेप्ट हमने अच्छे से समझा है तो। अब विंड के बारे में जानते हैं, विंड क्या होती है। विंड जैसे हमने देखा कि लो प्रेशर, अगर हाई प्रेशर एरिया है तो वहाँ हवा अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे, और हाई प्रेशर एरिया है तो हवा ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो आसपास की हवा उसको फिल करने के लिए रश करेगी। तो वो इस तरीके से हवा चलती है हमारे अर्थ के सरफेस पे। अब जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया से हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी। जैसे मान लीजिए जो अर्थ का सरफेस है ये है, यहाँ पे कुछ हाई प्रेशर एरिया बन गया, मतलब ऊपर ठंड है, ये हवा यहाँ बहुत बहुत ठंडी है, तो यहाँ हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, हवा एकदम नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है आसमान एकदम साफ होगा, मतलब यहाँ पे कोई बादल नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो सूरज की रोशनी एकदम साफ दिखाई देगी। ये हवा नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है अर्थ के सरफेस की तरफ। अब मान लीजिए यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, डेजर्ट है, तो यहाँ पे एक हवा जो एक्सपांड हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हवा यहाँ ऊपर की तरफ गई तो यहाँ की हवा तो खाली हो गई ये जगह। अब ये जो हम हाई प्रेशर का एरिया है और यहाँ लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो यहाँ की जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो इस तरफ लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ हवा का मूवमेंट शुरू हो जाता है। विंड के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी है। अब जो अर्थ के सरफेस में हवा किस किस तरीके से चलती है। अर्थ में अलग अलग रीजन में अलग अलग डायरेक्शन में हवा चलती है। हमने क्लास 6 में देखा हुआ था, एक फिर से देखते हैं। जैसे इक्वेटर पे अगर हम देखें तो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होती है, यहाँ की हवा रिलेटिवली बहुत गर्म होती है, तो यहाँ की हवा गर्म है तो वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ऊपर की तरफ बढ़ती है और अर्थ का मूवमेंट हमेशा
वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो अर्थ के मूवमेंट से और एक हवा की गर्मी से ये हवा ऊपर की तरफ बैठती है। तो जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ से जो आने वाली ठंडी हवा है वो इसको भरने के लिए चली आती है। मतलब यहाँ तो गैप बन गया है, हवा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो जो हवा का मूवमेंट है वो इस तरीके से बढ़ने लगता है और दोनों तरफ से बढ़ता है। उसी तरीके से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में एक ठंडी हवा होती है, मतलब जो पोलर विंड्स होते हैं बहुत ठंडी होती हैं, तो यहाँ लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। जो ठंडी हवाएं हैं वो नेचुरली लो प्रेशर का एरिया बनाती है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से यहाँ की ठंडी हवा लो प्रेशर को भरने के लिए चली आती है और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से हवा इसको लो प्रेशर एरिया को भरने चली आती हैं। तो अर्थ की में जो हवाएं हैं इस तरीके से मूव करती हैं। इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर से बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाता है। इसे एक्चुअली याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। हमें बस लो प्रेशर और हाई प्रेशर के मतलब जानने हैं और अर्थ का मूवमेंट और सूरज की रोशनी उसका पोजीशन, बस। इससे हम पूरे अर्थ में किस तरीके से हवा मूव हो रही है वो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विंड के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम अर्थ को एक एज अ होल एक पैरामीटर माने तो विंड के पहला जो प्रकार होता है वो परमानेंट विंड होती है। परमानेंट विंड मतलब इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर हम देखें जो विंड है, जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड अगर हम देखें तो ट्रेड विंड यहाँ पे है। जो नॉर्थ ट्रेड विंड है वो ये वाला एरिया है बिल्कुल पूरा, और साउथ ट्रेड विंड अगर हम देखें तो ये है। तो इस तरीके से जो ट्रेड विंड का इलाका है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ट्रेड विंड, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये मतलब अर्थ की जो इंसिडेंट रेज है उसकी वजह से गर्मी होती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, अर्थ का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन पे है। इसको बदलने के लिए अर्थ का मूवमेंट भी चेंज होना चाहिए, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अर्थ का डायरेक्शन चेंज होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये जो विंड है बिल्कुल परमानेंट है, ये चेंज नहीं होती। अब जो सीजनल विंड है, सीजनल विंड होती है वो लोकल एरिया में काम करती है। इस तरीके से अर्थ एज अ होल हम नहीं देख सकते। किसी सीज़न में किसी स्टेट का देख सकते हैं, किसी गांव का देख सकते हैं। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके से हवाएं बदलती हैं। लोकल विंड की बात करें तो एक गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूसरे गांव में, बगल वाले गांव में सर्दी है, तो गर्मी वाली जो गांव है उस तरफ हवा बहना शुरू हो जाएगी, तो वो ये लोकल विंड का एग्जाम्पल है। सी ब्रीज जो हमने देखा था, जब हम सी जो दिन में जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो सी है वो देर में गर्म होती है, तो हवा का जो प्रवाह है लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। उसी का अपोजिट लैंड ब्रीज होता है। तो ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हैं लोकल विंड का एग्जाम्पल है। हवा के अनइवन मूवमेंट से ही साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। साइक्लोन्स बहुत बड़े भवंडर होते हैं एक्चुअली, वो किसी कॉन्टिनेंट को हिट करते हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है जो हम एक्चुअली सैटेलाइट से देख सकते हैं। जो साइक्लोन होता है इस तरीके से, अर्थ अगर हम देखें तो एक अर्थ का बहुत बड़ा एरिया साइक्लोन कवर करता है। इस तरीके से साइक्लोन के बारे में हमने क्लास 6 में बहुत अच्छे से देखा था, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो बस बेसिक दिया है किस तरीके से साइक्लोन बनते हैं। ये सब अब कुछ टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं। जैसे हम साइक्लोन रेनफॉल क्या होता है, हवा के साथ बहती है, मतलब कोल्ड एयर है वो इस तरफ से बह रही है, जो इस तरफ जो वार्म एयर है वो इस तरफ से बह रही है और बारिश हो रही है लगातार। तो ऐसे क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन सा क्रिएट होने लगता है। इस तरफ से वार्म एयर आ रही है, इस तरीके से कोल्ड एयर आ रही है, तो एक सर्कुलर मोशन सा शुरू हो जाता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम देखें तो साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल इस तरीके से होता है। अब मॉइस्ट एयर रिलीफ एयरफॉल है, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो बारिश होती है मैक्सिमम इसी एरिया में हो जाती है। तो इस एरिया में सारी जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाती है बादलों से, और इस एरिया में एक रेन शैडो रीजन बन जाता है। यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो रेन शैडो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जो पहाड़ है उसकी वजह से जो बारिश है वो पहाड़ के एक साइड ही होती रहती है, जो बादल है वो पार नहीं कर पाता। जो जेट प्लेन है उनके जो इंजन है उससे एक वाइट ट्रेल सी बन जाती है। हम देखते हैं बादलों में कभी कभी एकदम सीधी सी लाइन होती है। जो ये कैसे बनती है, तो जो एयर इंजन होता है उसके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है थोड़ा सा,
तो जब वो बाहर निकलता है तो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने से वो थोड़ी देर के लिए वहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है, जब तक वहाँ हवा नहीं चलती। तो हमें एक वाइट ट्रेल सी दिखती है, छोटी सी एकदम हल्की सी लाइन दिखती है, अगर अगर हम कई बार बादलों में देखें तो। एक कन्वेंशनल रेनफॉल है, नॉर्मल सा रेनफॉल होता है, बारिश होती है और जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो बारिश होती है वो नीचे की तरफ होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल है। इसके बारे में तो बस इतना ही काफ़ी है। रेनफॉल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रेनफॉल एक्चुअली जो पानी है उसका सर्कुलेशन करती है अर्थ के सरफेस पे। अगर रेनफॉल नहीं होगा तो हमें जो अर्थ के सरफेस है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे पानी की ज़रूरत होती है, तो मैनुअली हमें पानी ढोना इतना पॉसिबल नहीं है। तो जो रेनफॉल है एक जगह से मॉइस्चर उठाती है और दूसरी जगह उसको बारिश कर देती है। तो इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो हम मोस्ट ऑफ दी अर्थ में जो लाइफ फॉर्म है वो खो देंगे। मतलब जो अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर नहीं है, खेती किसानी नहीं हो पा रही है, हमारे पास अनाज नहीं होगा, तो हम कई जगह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।